कॉकरोच कौन है? कुछ कहानियां हैं, कुछ चेहरे हैं, कुछ आंकड़े हैं, एक सिस्टम है जो ये मानता है कि जो सवाल पूछता है वो कॉकरोच है। तो कहानी की शुरुआत कुछ तस्वीरों से कर लेते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के किसान रोशन सदाशिव कुड़े, प्राकृतिक आपदा ने खेती बर्बाद कर दी। उसने डेयरी की शुरुआत के लिए कर्ज लिया, गाय खरीदी, गाय मर गई। 1 लाख का कर्ज 74 लाख तक पहुंच गया। जमीन बिक गई, ट्रैक्टर बिक गया, घर का सामान बिक गया और आखिर में उस किसान ने अपनी किडनी बेच दी 8 लाख रुपए में और ये कोशिश की कि कर्ज चुकाया जा सके। 1939 में गोदान लिखी थी मुंशी प्रेमचंद्र ने। होरी की कहानी, गोदान की कहानी, गोबर की कहानी पढ़िएगा जरूर और सोचिएगा कि ये कहानी इतनी सालों बाद जीवंत क्यों बनी हुई है। और अगर ये किसान सिस्टम से सवाल पूछ ले तो क्या ये कॉकरोच है? एक तस्वीर आई बिहार से, नाम है अभिषेक, जो बच्चों के लिए बात करते हैं, जो युवाओं पर जो स्कूल सिस्टम है उस पर अगर कुछ गड़बड़ी दिखती तो सवाल पूछते हैं, क्या ये कॉकरोच है? और ये कुछ लोग कौन हैं? ये जो सड़क पर आकर के खड़े हो गए और वीआईपी के मूवमेंट को रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इतनी भयंकर गर्मी में हम लोगों को आपने लाइन में लगा के रखा हुआ है, ये कौन वीआईपी आ रहा है जिसके लिए हम इतनी गर्मी और इतनी प्रताड़ना सह रहे हैं? तो ये जो सवाल, ये महिला, ये जो पुरुष है, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये कॉकरोच है? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान कर्ज में डूब रहा है, नौकरी नौजवान को मिल नहीं रही, वो सड़क पर डिग्री लेके घूम रहा है। अगर कोई आरटीआई डाल दे तो सोशल मीडिया पर सिस्टम से जवाब मांग ले तो कॉकरोच कह दिया जाएगा। समझ तो आप गए ही होंगे अब तक हम किसकी बात कर रहे हैं। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की वही बयान जिसने अब सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी पैदा कर, सोशल मीडिया पर ही, जमीन पर कुछ नहीं, जो है सोशल मीडिया पर है। आंकड़े हैं कि अब वो देश की तमाम बड़ी पार्टियों से ज्यादा उसके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, लेकिन सब कुछ सोशल मीडिया पे है। जमीन पे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल हम इस पार्टी से इतर उस सिस्टम की बात करते हैं जो युवाओं को बेरोजगार बनाता है और फिर उसी में से कोई एक व्यक्ति कह देता है कि वो तो कॉकरोच है। अब इस देश का बेरोजगार युवा मजाक में ही सही खुद को कॉकरोच घोषित करके एक पार्टी बनाना चाह रहा है। जमीन पर भले कुछ नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसका जो आउटकम है या जो उसका एंगर है वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है। उस पर तमाम तरीके का आरोप आक्षेप लगते रहेंगे, लेकिन अचानक से इतना किसी पार्टी का नहीं बढ़ जाता। एक मूवमेंट तो हुआ, जो यूथ है वो अपने आप को उस बयान के खिलाफ उसने एक प्रतिरोध तो दर्ज कराया, पार्टी बनी, उसको लोग फॉलो करने लग गए, लाखों लोग जुड़ गए। क्या है, कैसे है, नौकरी नहीं मिली तो लोकतंत्र साफ कहेंगे, चाहे जो भी लिखिए, लेकिन एक गुस्सा तो दिखा। और उस गुस्से के खिलाफ किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसके समर्थन में लोग खड़े हुए हैं, नहीं, उस बयान के खिलाफ ये आउटरीच है जो इंस्टाग्राम पर दिख रहा है। और आउटरीच कैसे, सिर्फ तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कुछ युवा कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना के किनारे सफाई करने लग जाते हैं। उनका कहना है कि अगर भ्रष्टाचार, प्रदूषण और सिस्टम की नाकामी पर सवाल पूछना कॉकरोच होना है तो देश का सबसे जागरूक नागरिक कॉकरोच ही सही। और जज साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है जब आपके बयान विवादों में आए हों। इससे पहले भी आपने पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस देश में हर विकास की परियोजना को कोर्ट में घसीटा जाता है। आपने सवाल किया था कि हर पोर्ट, हर प्रोजेक्ट, हर इंडस्ट्री का विरोध होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन सवाल है जज साहब, अगर पर्यावरण कार्यकर्ता सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? लाखों पेड़ विकास के नाम पे काट दिए जाते हैं, फिर बंदरबाट होता है कि यहाँ इतने पेड़ कटेंगे, वहां उतने पेड़ लगेंगे। कभी किसी ने ऑडिट किया कि जो पेड़ कटते हैं क्या दोबारा वो लग करके पनप पाते हैं? जिस जंगल को हम बर्बाद कर देते हैं क्या उसके बदले में कोई नया जंगल खड़ा कर पाते हैं? विकास के नाम पे ये है कि आज देश के तमाम इलाके गैस चैम्बर बन गए हैं, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, नदियां नालों में बदल चुके हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। और इसी देश में कभी एमसी मेहता जैसे लोगों की वजह से दिल्ली में सीएनजी लागू हो पाई थी, वरना शायद आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी होती, जहां पर बैठकर आपने युवाओं को कॉकरोच कहा। एमसी मेहता को किसी ने कॉकरोच नहीं कहा था, इसीलिए वो बदलाव हो पाया। पढ़िएगा उनके बारे में आप लोग। फिर आपने पिछले साल दिसंबर में ही ट्रेड यूनियनों पर टिप्पणी की, कहा झंडा उठाने वाले यूनियनों ने देश में उद्योग बंद करवा दिए, लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन जज साहब, एक मजदूर यूनियन क्यों बनाता है? वो काम ही करने आता है, वो अपने बच्चों का पेट पालने आता है, वेतन चाहिए होता है, कम पैसे में ज्यादा खटाया जाता है, 12 घंटे ज्यादा खटाया जाता है, लेबर लॉज सही से लागू नहीं होते हैं। वो चाहता है कि जो है उसकी आवाज सुनी जाए। और अगर कोई यूनियन बना लेता है तो आप उसको कहेंगे कॉकरोच है। लोकतंत्र और गुलामी में फर्क है, आपने कहा नहीं, लेकिन ऐसे लोग कहे जाने लग जाएंगे जो सिस्टम से सवाल उठाएंगे। और इसी वजह से आपके हालिया बयान को लोग सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान नहीं मान रहे, लोग इसे उस सोच का रूप मान रहे हैं
जो सवाल पूछने वाले, विरोध करने वाले, अधिकार मांगने वाले हर नागरिक को शक की नजर से देखता है। जज साहब, अगर युवा आरटीआई डाल रहा है तो इसलिए क्योंकि उसे नौकरी में, भर्ती में गड़बड़ी दिख रही है। अगर सोशल मीडिया पे बोल रहा है तो इसलिए क्योंकि टीवी चैनलों में उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, दबा दी जा रही है। प्रोटेस्ट करता है तो लाठी चलती है। सोशल मीडिया पे अगर कुछ बात कर ले तो कर ले, वरना कहीं उसकी पूछ नहीं है। फटाफट खबरों में भी जगह नहीं मिल रही, टिकर पे नहीं मिल रही है, तो फिर वो बात कब करे, कहां करे? सवाल नहीं उठाएगा। अब सोचिए जैसा बात कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई। आपने तो सफाई दी, कहा कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आप तो युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ अब बता रहे हैं, मगर आपके शब्द इतने हल्के नहीं थे कि उसे हवा में उड़ा दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कहा था, क्योंकि जब देश का कोई नेता बोलता है तो एक बार लगता है राजनीति हो रही है, लेकिन जब देश का मुख्य न्यायाधीश बोलता है तो व्यवस्था की आत्मा की तरफ से बोलता है। नीचे की अदालतों की तक एक संदेश जाता है, सरकारी दफ्तरों में एक संदेश जाता है, फिर सवाल पूछने वाला नागरिक संदिग्ध माना जाता है। इसीलिए सवाल बड़ा होगा और जवाब भी बड़ा मांगा जाएगा। याद रखिएगा, जगमोहन लाल सिन्हा जैसे जज याद रखे जाते हैं इतिहास में, जिसने देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर के बयान फैसला दिया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी जाते जाते रह गई और चली गई थी, और फिर उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके इमरजेंसी लगाया। लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो चीफ जस्टिस साहब थे उनको कोई नहीं जानता, उनका नाम याद नहीं रखता देश। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा जीके का एक सवाल है और हर बच्चे को याद होता है। तो सवाल यह है कि आखिर में असली कॉकरोच कौन है? वो युवा जो नौकरी मांग रहा है, जो व्यवस्था के लिए सालों से लड़ रहा है, या वो व्यवस्था जो सालों से उसके सपनों को कुतर रही है? अगले कुछ मिनट में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज बेंच। अब आ जाते हैं आंखों पर। जज साहब, युवा सड़क पर शौक से नहीं उतरता है। इस देश में अब परीक्षा देना मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल बनता जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, कोई भर्ती कोर्ट में अटक जाती है, कोई रिजल्ट सालों तक लटका रहता है, और सबसे ज्यादा टूटता वही हुआ जिसने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी साल इन परीक्षाओं के भरोसे लगा दिए। जरा आंकड़े देखिए, 2005 से 2026 के बीच देश भर में परीक्षा में धोखाधड़ी और पेपर लीक के 220 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी, ओएमआर शीट में हेरफेर, रिजल्ट मैनिपुलेशन और सामूहिक नकल जैसे मामले शामिल हैं। अनुमान है कि इन घोटालों में 9 से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हो चुके हैं। जैसा आप सोचिएगा, 10 करोड़ सपने और उनके परिवारों का आंकड़ा तो आप गिन नहीं पाएंगे। सिर्फ 2019 से 2024 के बीच देश में 65 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए। नीट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, सीयूईटी, बीपीएससी, बिहार पुलिस भर्ती, राजस्थान शिक्षक भर्ती, झारखंड सीजीएल, एक के बाद एक परीक्षाएं सवालों के घेरे में आती रही। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, वजह पेपर लीक था। करीब 46 लाख अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ा। लाखों युवा गांव से शहर आए थे। फिर नीट का विवाद तो बहुत ताजा है, 24 लाख से ज्यादा, 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में है। फिर नीट 2024 का मामला, लाखों बच्चों का भविष्य अधर में रहा, आपके चौखट पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परीक्षा की जो पवित्रता थी वो भंग हुई। देश भर में छात्र सड़क पर उतर गए थे, क्योंकि उन्हें लगने लग गया था कि सिस्टम में मेहनत से ज्यादा जुगाड़ जीत रहा है। तो क्या वो कॉकरोच हो गए? और जज साहब, सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, भर्तियों के मामले सालों तक फंसे रहते हैं, युवाओं को अंदर से तोड़ देता है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख लीजिए। 7 साल से हजारों अभ्यर्थी इंतजार में फंसे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है आपकी कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही है। कई अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों पर दंडवत हुए, शिक्षा मंत्री के घर तक पहुंचे। कोई सड़क पर रेंग रहा है, कोई कैमरे पर रो रहा है, कोई कुछ कह दे तो सिस्टम उसको कीड़ा मकोड़ा मानता है। और नीट का पेपर तो अभी इस बार लीक हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट पिछली बार देख चुका था, अगर सिस्टम की इतनी चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो लिया होता और पूछा होता कि शिक्षा मंत्री जो पिछली बार कह रहे थे कि 0 एरर होगा, आगे से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उन्हीं शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में कैसे हो गया दोबारा? तो सिस्टम में यह सवाल तो नहीं पूछा गया, बट कीड़े मकोड़े वाली बात बहुत आसानी से कह दी गई। और मैं आपको उदाहरण तो गिनाता चलूंगा। आरआरबी, एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की 2024 की परीक्षा को कैसे भूल सकते हैं? लाखों छात्रों ने आवेदन किया, परीक्षा दी। सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, सीबीटी 2 हुआ, आगे टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रक्रिया हुई, लेकिन अप्रैल 2026 तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुआ।
24 में परीक्षा हुई थी, 26 आ गया, 2 साल बाद, 19 महीने के बाद भी भर्ती अधूरी है। और उसके बाद फिर 19 महीने बाद जाकर के पूरी भर्ती पूरी होती है। 20 महीने तक युवा इंतजार करता है। अगर वो 20 महीने में फ्रस्ट्रेट होकर के सवाल पूछे तो वो कॉकरोच है। बताइए जैसा एक नौजवान क्या करे, बिहार का लड़का जो सुबह 4 बजे उठकर रेलवे की तैयारी करता है, जिसकी माँ अपने गहने बेचकर कोचिंग की फीस भरती है, जिसके पिता खेत गिरवी रखकर फॉर्म भरवाते हैं, जो सालों तक किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। नीट 2026 बिल्कुल नया है, मगर पिछले 21 सालों में 140 से ज्यादा पेपर में गड़बड़ियां पाई गई। उम्र निकल जाती है, नौकरी नहीं मिलती, फिर वही लड़का ट्विटर पर पूछता है, आरटीआई लगाता है, वीडियो बनाता है, तो वो कॉकरोच हो गया। बिहार को उदाहरण मान लेते हैं। सितंबर 2024 केंद्र सरकार ने खुद संसद में बताया कि बिहार में 2,90,00,000 से ज्यादा लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम ई श्रम पोर्टल पर दर्ज कराया। सोचिए असली संख्या कितनी होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश के लाखों युवा दिल्ली, गुजरात, पंजाब, बेंगलुरु फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। कोई निर्माण स्थल पर ईंट उठा रहा है, कोई होटल में बर्तन धो रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बनकर धूप में बारिश में दौड़ रहा है, क्योंकि अपने राज्य में रोजगार नहीं। और अगर वो परेशान होकर कुछ पूछ ले तो क्या कॉकरोच हो जाएगा? और जज साहब, बिहार में 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 से कम है, जिसमें किराया भी देना होता है, खाना भी खाना होता है, घर भी चलाना होता है, माँ बाप की दवा भी लानी होती है, बहन की शादी भी करनी होती। क्या ये आंकड़े सिस्टम को परेशान नहीं करते? क्या ये डेटा कहीं तक पहुंचता नहीं? हम निकाल ले रहे हैं तो सरकारों के पास नहीं होता है। और ये लोग हैं, कॉकरोच नहीं है। आप कहते हैं कि कुछ बेरोजगार युवा मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, लेकिन सवाल है जाएं कहाँ? नौकरी नहीं है, सरकारी भर्तियां नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में है तो नौकरी, स्किल लेबर नहीं, क्योंकि उस तरीके की उन्हें पढ़ाया नहीं गया। सरकारी भर्तियां सालों तक लटकी रहती है। बिहार पुलिस में लगभग 50% पद खाली पड़े हैं। डीजीपी ने कहा था कि बिहार के 2,47,000 स्वीकृत पदों में लगभग आधे पद खाली रहते हैं। हजारों सिपाही, हजारों इंस्पेक्टर की जरूरत है, लेकिन युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। सरकारें उसको नहीं पूरा कर रही। आइए हेल्थ सेक्टर चलते हैं। बिहार में नर्सों के लगभग 43% पद खाली है। हजारों एएनएम और ए ग्रेड की नर्सों की सीटें खाली पड़ी है। अस्पतालों में मरीज लाइन में मर रहे हैं, इलाज के लिए तरस रहे हैं। गांव में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। दूसरी तरफ लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हैं। और सवाल कोई पूछे कि ये सिस्टम निकम्मा क्यों है, तो कहते हैं कॉकरोच है। और बिहार तो एक उदाहरण के तौर पर पूरे देश में इस समय इस तरीके की समस्या है। भारत दुनिया का सबसे युवा कहा जाने वाला देश है। 15 से 29 साल के बीच लगभग आबादी 36 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। यही देश की ताकत है, यही भारत का भविष्य है। लेकिन स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 के बाद ये डेमोग्राफी डिविडेंड कम होने लगेगा। मतलब हमारे पास समय कम है, हमें तेजी से रोजगार पैदा करना था। लेकिन क्या हुआ? 2004 से 2023 के बीच लगभग हर साल 50 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट निकले। रोजगार कितने को मिला? आंकड़े कहते हैं 28 लाख। बाकी लोग कहाँ गए? कोई कोचिंग सेंटर बैठा, कोई प्रतियोगिता परीक्षा, कोई लाइन में बूढ़ा हो गया, कोई घर वालों की डांट सुन रहा है, कोई डिप्रेशन में चला गया और कोई दुनिया से। केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण 2018 में 2741 लोगों ने जान दे दी थी। 19 में आंकड़ा 2851 का हो गया। 2020 में यह आंकड़ा 3548 का हो गया। अब बताइए ना जज साहब, ये लोग कॉकरोच थे या व्यवस्था के शिकार? और जज साहब, ये गुस्से की बात नहीं है, ये टूटते हुए समाज की बात है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में दिल्ली में 3131 लोगों ने जान दी। इसमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी सालाना कमाई 1 लाख रुपए से भी कम थी। मतलब हर महीने 8,000 रुपए से कम में वो जिंदगी गुजार बसर कर रहे थे। 765 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई कमाई नहीं थी। बेरोजगारी, कर्ज, आर्थिक गरीबी, तनाव और लोगों को अंदर से खत्म करता है ये चीजें। पूरे देश का हाल देखिए। एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में 1,71,000 से ज्यादा लोगों का जिंदगी से मोह भंग हुआ। इनमें करीब 66% लोग ऐसे थे जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम थी। और सबसे दर्दनाक बात यह कि 10,000 से ज्यादा किसान और खेतिहर मजदूरों ने यह कदम उठाए। इसकी बात, चूंकि मैं हमेशा आंकड़ों और तथ्यों पर बात करता हूं, न्यूज पिंच का यही ध्येय है कि इमोशन में नहीं, तथ्यों पर, सिर्फ इमोशन नहीं,
इमोशन तो हमारे हैं, लेकिन ये तथ्य साथ में। और जब इस तरीके का बयान आता है तो तकलीफ होती है, इसीलिए आंकड़े रख रहे हैं हम आपके सामने और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये स्थिति है। मतलब जिस देश का किसान अन्न उगा रहा है, जिस देश का युवा नौकरी खोज रहा है, उसी देश में सबसे ज्यादा वही टूट रहा है। तो सवाल जज साहब ये है कि जब कोई बेरोजगार युवा सवाल पूछता है, सिस्टम से जवाब मांगता है, तो कॉकरोच कैसे बन जाता है? लेकिन राजनीति में बहस किस बात की हो रही? कौन किसे देशद्रोही कह रहा है, किसने किसका अपमान कर दिया, कौन टीवी स्टूडियो में ज्यादा चिल्ला सकता है। किसान की किडनी बिक गई, नौजवान की जवानी, लेकिन सत्ता और सिस्टम दोनों मौन है। बात ये उदाहरण की नहीं, आपको लगेगा यार इतना बड़ा देश है, थोड़ी बहुत चीजें होती है, लेकिन कम से कम सुधार की पहल तो हो। और जब कोई युवा इस दर्द पे वीडियो बना दे, पोस्ट लिख दे, तो वो उसको अब तो कॉकरोच एक टैग दे दिया जाएगा। गांव में आदमी कहने अरे यार कॉकरोच आए का टहराता है यहाँ दरे। ये आप दिखेगा, आने वाले टाइम में दिखेगा आपको। इंस्टाग्राम पे आपको जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो जमीन पे दिखेगा। और आरटीआई लगाना कब से अपराध हो गया? संविधान ने व्यक्ति की आजादी दी है, सूचना का अधिकार दिया है। लोकतंत्र में नागरिक सवाल नहीं पूछेगा तो सिर्फ क्या ताली बजाएगा, थाली बजाएगा। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ ट्रोल नहीं होता है। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। अक्टूबर 2005 से आरटीआई कानून लागू होने के बाद अब तक देश में 70 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। कुछ स्वतंत्र ट्रैकर्स ये संख्या 100 के करीब बताते हैं। सैकड़ों लोगों पर हमले हुए, धमकियां दी गई, कई लोग गायब कर दिए गए, और उसको आरटीआई लगाने वाले को कॉकरोच कहा जा रहा है। हाँ, कई लोग इस सिस्टम का मिसयूज भी करते हैं। हर आदमी जो है दूध का दूल्हा नहीं है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है, जो जनता के पैसे का हिसाब मांग रहा है, अगर वो अदालत की नजर में कॉकरोच जैसा दिखने लगेगा तो फिर लोकतंत्र में नागरिक बचेगा कहां? क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता सिस्टम पर हमला नहीं करते, वो सिस्टम को आईना दिखाते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना कॉकरोच होना नहीं है। लोकतंत्र में सबसे जरूरी क्या होता है? असहमति, सवाल, आलोचना। लेकिन आज हर सवाल पूछने वाले को देश विरोधी, एजेंडा गैंग, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े और अब कॉकरोच कहा जाने लग गया। मतलब समस्या बेरोजगारी नहीं है, समस्या बेरोजगार है। समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, समस्या सवाल पूछने वाले हैं। समस्या भ्रष्टाचारी नहीं है, जो उन पर इंगित करे वो समस्या है। तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी समस्या वाली बात है और ये तमाम आंकड़े उसकी तरफ इंगित करते हैं। अब हालत ये है कि लाखों युवा डिग्री लेकर घर बैठे हैं। हर साल लगभग 3.5 लाख ग्रेजुएट बिहार से निकलते हैं, बिहार से, लेकिन उद्योग नहीं है। सरकारी नौकरी की सीटें खाली हैं, भर्तियां पूरी नहीं हैं। और जरा परिवारों का दर्द समझिए। भारत के लासी अध्ययन में पाया गया कि जब घर का बड़ा बेटा बेरोजगार होता है तो बुजुर्ग माता पिता के डिप्रेशन का खतरा लगभग 12% बढ़ जाता है। क्योंकि भारत में नौकरी सिर्फ व्यक्ति की जरूरत नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद होती है। बेटे की नौकरी जाती है तो माँ की दवा छूटती है, पिता की इज्जत टूटती है, बहन की शादी रुकती है। लेकिन टीवी पर यह बहस नहीं होती, संसद में इसका शो नहीं होता, ये मुद्दा नहीं बनता है। ये नहीं पूछा जाता प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, किसान क्यों मर रहा है, नौजवान क्यों पलायन कर रहा है। लेकिन राजनीति में तो बस चुनाव है और चुनाव में जो संख्या बल मिलती है वो सत्य, अंतिम सत्य माना जाता है। कहीं कोई पार्टी जीते, लेकिन आम आदमी की बात कौन कर रहा है? सिर्फ वादे हैं, सिर्फ दावे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अदालतों की आलोचना फैशन बन जाए, नहीं। अदालत फैसलों पर वैसे भी अगर जज की कोई टिप्पणी होती है उसी पर सवाल उठता है। फैसले पर अगर कोई ज्यादा टिप्पणी करे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हर आरटीआई एक्टिविस्ट दूध का दूल्हा है, लेकिन क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी पीढ़ी को कॉकरोच कह दिया जाएगा? जिस साहब, इस देश का युवा परजीवी नहीं है, वो टैक्स देने वाले पिता का बेटा है, वो खेत में पसीना बहाने वाले किसान की उम्मीद है, वो अपनी माँ की आखिरी बचत पर पढ़ने वाला छात्र है, वो रात भर पढ़कर परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी है, वो डिग्री लेकर नौकरी की लाइन में खड़ा इंसान है। परजीवी अगर कोई है तो वो जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार का मॉडल है, वो है। और अगर सवाल पूछना कॉकरोच होना है, अगर अधिकार मांगना परजीवी है, अगर बेरोजगारी पर बोलना सिस्टम पर हमला है, तो लोकतंत्र किसके लिए होगा? क्योंकि याद रखिएगा जैसा, जब युवा बोलना बंद कर देता है तब देश भी शांत हो जाता है, देश अंदर से टूटने लगता है। शायद किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है। इसलिए इस देश के युवाओं को
कॉकरोच समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति हो, वो युवाओं की फौज की जो ताकत है उसके आगे नहीं टिक सकता, उससे सवाल पूछा जाएगा। वो कॉकरोच नहीं है, वो फिनिक्स का वो पक्षी है हैरी पॉटर में जो राख से जन्म ले लेता है, राख से दोबारा पैदा हो जाता है। और जो लोग युवाओं को कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच समझ रहे हैं, उनके लिए पाश बहुत पहले लिख गए थे, मैं घास हूं, आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर। मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज पर उगाऊंगा। यही युवा है जज साहब, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनका मजाक उड़ाया जा सकता है, इनकी आवाज को ट्रोल कहा जा सकता है, लेकिन इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस दिन इस देश का युवा सचमुच हार गया, फिर सिर्फ पीढ़ी नहीं हारेगी, भारत की हार हो जाएगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी हमारी साथी खुशबू ने। देखते रहे न्यूज़ पिंच, कैमरे पर इसे दर्ज किया सुधांशु केसरवानी ने। शुक्रिया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट में लिखिएगा, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत बनता है। बहुत सारे दर्शक देखते हैं, शायद वो भूल जाते हैं, प्रेम करते हैं हमसे बट भूल जाते हैं। शुक्रिया।